रखने वाली बात यह कि जनरल जियाउल हक साहब जो है वो अगरचे फौज के थे, जनरल थे, लेकिन उस वक्त तक पॉलिटिकल हुकूमत कायम हो चुकी थी और उस पॉलिटिकल हुकूमत के अंदर जनरल साहब का दर्जा था किस चीज का? जनरल साहब क्या थे? जनरल जियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे। वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। अपना जनरल का ओहदा जो है वो, मेरा ख्याल है कि जनरल जियाउल हक ने नहीं छोड़ा और जनरल का ओहदा शायद उनके साथ बरकरार था, लेकिन बहरहाल वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। और प्राइम मिनिस्टर उनका कौन था? प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो, बिल्कुल ऐसे ही बेटा। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो को भी बर्दाश्त नहीं किया था और उसके बाद उनकी भी असेंबलियां उन्होंने तोड़ दी हुई थी। तो उस वक्त बेटा एक मिलिट्री गवर्नमेंट सेटअप की गई। जियाउल हक साहब के मरने के बाद प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं था, तो एक मिलिट्री गवर्नमेंट सेटअप हुई जिसके अंदर गुलाम इसहाक खान साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए प्रेसिडेंट, जिस वक्त तक कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आ जाता उस वक्त तक वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर जनरल गुलाम इसहाक खान साहब, सॉरी जनरल नहीं है, गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट बने। इलेक्शंस करवाए गए नवंबर 1988 में और वो बेनजीर भुट्टो ने जीत ली, जो मुल्क की वजीर आजम बनी। जनरल गुलाम इसहाक खान उनके साथ एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे थे। बेनजीर भुट्टो वाज द फर्स्ट फीमेल पॉलिटिकल लीडर ऑफ अ मॉडर्न इस्लामिक स्टेट। कोई खातून प्रेसिडेंट लाने में कामयाब नहीं हो सका। ये बात आपको पता है कि अमेरिका में अभी तक कोई खातून प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आई। तो बेटा मतलब दुनिया के अंदर गिनी चुनी खवातीन प्रेसिडेंट्स हैं जो आई हैं। बरतानिया की एक मशहूर प्रेसिडेंट है, उसका नाम है, प्रेसिडेंट नहीं मतलब वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसका नाम है, पता है किसी को नाम उसका? बरतानिया की खातून प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर। इसके बारे में बेटा ये भी कहा जाता है कि आयरन लेडी इसका खिताब है। तो उसके बाद मौजूदा दौर में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स से मुराद हेड ऑफ द स्टेट्स जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें एंगेला मर्कल। एंगेला मर्कल का नाम आप लोगों ने सुना? नो सर। नहीं सुना बेटा। दुनिया की चंद एक ताकतवर खवातीन में इसका शुमार होता है एंगेला मर्कल। जर्मनी के जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है, आमतौर पर प्रेसिडेंट होता है। जर्मनी के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं होता, वहां पे चांसलर का होता है। तो जर्मन चांसलर है, क्या नाम है उसका? एंगेला मर्कल। मेरा इसके अलावा एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आयान सान सूची के नाम से म्यांमार, शायद आप लोगों ने खबरों में सुना हो, मुसलमानों के ऊपर रोहिंग्या म्यांमार के इलाके में मुसलमानों पर काफी जुल्म हो रहे हैं, तो उसके हवाले से काफी सारी पोस्ट इंटरनेशनल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन वहां की इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो आयान सान सूची है, वो भी एक खातून है। और न्यूजीलैंड में इस वक्त एक खातून प्राइम मिनिस्टर है। उसके अलावा मतलब ज्यादातर ये जो हेड ऑफ द स्टेट्स की डोमेन है इसको मेल्स ने किया होता है पॉपुलेट। तो बेटा बेनजीर भुट्टो का वजीर आजम बनना वाज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री के पहली दफा किसी इस्लामी रियासत में ये एक हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे, वजीर आजम के तौर पे सामने आया। बेटा जिस वक्त बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी थी उस वक्त प्रेसिडेंट हमारा इससे पिछला कौन था प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले? जियाउल हक। तो बेटा असल में मुल्क का सरबराह कौन था, जियाउल हक या जुनेजो? जियाउल हक। तो बेटा चूंकि जियाउल हक प्रेसिडेंट था इसलिए उसने प्रेसिडेंट के ओहदे के अंदर ताकत रखी हुई थी। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंसी जो है वो क्या था? ताकतवर था। जो ताकतें ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंसी को हासिल थी उनके अंदर एक आइन की शिक है 10B। असेंबलियों को क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है, तोड़ सकता है। तो बेटा प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब ने बिल्कुल यही किया। 1990 में कानून की ये वाली शिक यूज करते हुए डिसमिस कर दिया भुट्टो की गवर्नमेंट को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन। किस बुनियाद पे? करप्शन की बुनियाद पे। इलेक्शंस दोबारा हुए विच वर वन बाय नवाज शरीफ।
नवाज शरीफ का बेटा यहाँ पे पॉलिटिकल कैरियर जो है वो नहीं बताया गया। नवाज शरीफ भी जियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ था और नवाज शरीफ जियाउल हक के दौर में असेंबलियों में बैठा था। मेरा ख्याल है कि पंजाब की असेंबलियों में प्रोविंशियल लेवल में। बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ इन्होंने इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक पार्टी बनाई थी जिसमें नवाज शरीफ के साथ दीगर मेरा ख्याल है 6 से 7 पार्टियां शामिल थी। साइकिल निशान था। तो आपके सर इतने पुराने हैं, मैं उस वक्त छोटा सा होता था और मुझे ये इलेक्शंस थोड़े थोड़े याद है। ये साइकिल निशान था, इन्होंने साइकिल के निशान के अंदर इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस से पता हासिल की। He started the process of privatization of enterprises. भुट्टो ने क्या किया था? भुट्टो ने सारी सनतों को नेशनलाइज कर लिया था, याद है आपको? यस सर। भुट्टो ने सारी सनतों को नेशनलाइज कर लिया था। तो नवाज शरीफ ने आके क्या काम शुरू किया? नवाज शरीफ ने आके वो जो कौमियाई गई सनतें थी, जो फैक्ट्रियां हमसे ली गई थी, उनको क्या करना शुरू कर दिया? उनको वापस पब्लिक डोमेन में या प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, लोगों को दोबारा बेचनी शुरू कर दी। द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि वो नेशनलाइज्ड कंपनियां जो पहले गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली थी, वो अब लोगों को वापस देनी शुरू कर दी। ऑफ एंटरप्राइजेस व्हिच हैड बीन टेकन ओवर बाय द स्टेट, जो स्टेट ने पहले ले ली थी ऑलरेडी, अब वो वापस करनी शुरू कर दी। एंड दस इंकरेज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा बेटा, जिस वक्त गवर्नमेंट ने सारा कुछ कंट्रोल किया होता है तो बाहर से लोग आपके मुल्क में पैसा लगाने के लिए नहीं आते, क्योंकि कमाई कोई नहीं है, सारा कुछ तो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ। ऐसे ही है ना बेटा। लेकिन जिस वक्त आप पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप करने की सूरत में मुनाफे की रेशियो जो है वो ज्यादा है और अच्छी है, हेल्दी है, तो वो बंदे, वो अमीर लोग जो अमेरिका में बैठे हैं या चाइना में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वो क्या करेंगे? वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी लेंगे और पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मुल्क में क्या लाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर से पैसा मुल्क की तरफ मुंतकिल होता है। तो बेटा ये प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। He promised to settle the differences with India over Kashmir. उसने ये वादा भी किया कि वो कश्मीर का मसला जो है वो हल करेगा। 1993 the president dismissed। प्रेसिडेंट कौन था? इसहाक खान। फारूक नहीं बेटा, यहाँ पे इस दफा इसहाक खान नहीं था, मेरा ख्याल है फारूक अहमद नहीं, इसहाक खान था। एक मिनट है, फारूक लगारी था इसका। ये बेनजीर भुट्टो का फारूक लगारी था जिसके साथ इसकी वो हुई थी। मैं जरा एनोटेशन खत्म कर लूं बेटा जी। द प्रेसिडेंट डिसमिस्ड नवाज शरीफ एंड हिज पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया? नवाज शरीफ की और इनकी पार्लियामेंट को दोबारा वही वाला कुल्हाड़ा चलाया और पार्लियामेंट को तोड़ दिया। बट अच्छा, मजे की बात यह है कि बेनजीर भुट्टो ने इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। नवाज शरीफ ने इस डिसमिसल के खिलाफ अपील किया टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत के अंदर, विच रिस्ट्रेन हिम, जिसने नवाज शरीफ को क्या कर दिया? दोबारा बहाल कर दिया एज प्राइम मिनिस्टर। Not surprisingly, relations between president and prime minister were so bitter. वजीर आजम के और सदर के आपस के जो ताल्लुकात थे, अच्छा हुआ ये कि सदर ने असेंबलियां तोड़ दी, वजीर आजम अदालत में गया और अदालत से अपनी असेंबलियां बहाल करवाया और असेंबलियां दोबारा लगी, लेकिन वो थोड़े से पीरियड के लिए। और उस थोड़े से पीरियड में हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का आपस में टकराव हुआ और दोनों ने ये फैसला किया कि दोनों इस्तीफा दे दें। मतलब नवाज शरीफ भी इस्तीफा दे देगा और जनरल इसहाक खान, जनरल मैं पता नहीं क्यों बोल जाता हूँ, गुलाम इसहाक खान, दोनों क्या कर देंगे? इस्तीफा दे देंगे। नए इलेक्शन हुए अक्टूबर में और इनके साथ बेनजीर भुट्टो दोबारा ताकत में वापस आई। इस दफा फारूक अहमद लगारी साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों को फौज के काम करना पड़ा, लेकिन 1993 में बेनजीर भुट्टो साहिबा अपना प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया उन्होंने, जिसका नाम क्या है? फारूक अहमद लगारी। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए एंड बोथ कंट्रीज एडमिटेड टू हैविंग अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और दोनों मुल्कों ने ये तस्लीम कर लिया कि दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद है।
Fighting increased along the ceasefire line in Kashmir. Bombing and political violence spread throughout the country, especially in Lahore. तो बम धमाके बेटा ये एक बड़ी मजे की बात है। मजे की बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब भी आती है तो हमारे मुल्क में बम धमाकों की रेशियोज जो है वो ज्यादा हो जाती है। इट डज हैपन फॉर सम रीजन। जरदारी के दौर में, अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद याद हो कि जरदारी साहब जब हमारे प्रेसिडेंट थे तो हमारे मुल्क में तकरीबन 2 दिन बाद, 1 दिन बाद एक बम धमाका होता है। तो बेटा ऐसा होता है, क्यों होता है आज तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस और जो धमाके थे मुल्क में जगह जगह हो रहे थे, खासतौर पे लाहौर में। देयर वाज इंस्टेबिलिटी एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी की सी सूरत हाल थी। और नतीजा क्या निकला? नोट करने वाली बात यह कि इस दफा उनकी अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट लगारी ने क्या कर दिया? भुट्टो साहब की असेंबलियों को तोड़ दिया, डिसमिस कर दिया एट द एंड ऑफ 1996। जी बेटा, मैंने हैंड रेज कर दिया। न्यू इलेक्शंस ब्रॉट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बैक टू पावर। 1996 में दोबारा इलेक्शन हुए जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा बड़ी मेजोरिटी के साथ इसमें आए, पार्लियामेंट में आए। 1997 के इलेक्शंस में, अच्छा बेटा, कानून 1973 का बन गया। कानून में तब्दीली हो सकती है? जी बेटा, आपका क्या ख्याल है बेटा? आपने अपनी राय देनी है। कानून में तब्दीली हो सकती है? अरहम, जी सर, हो सकती है। हो सकती है, ये हमजा बोला। मुस्फिरा, मुस्फिरा बेटा, आपका क्या ख्याल है? कानून में तब्दीली की जा सकती है? शायद शायद, शायद की जा सकती है। अच्छा, मुबहम सियासी आंसर है, शायद की जा सकती है। अगर नहीं है तो भी गलत नहीं है, वो शायद दोनों साइडों में। अच्छा, यस सर। की जा सकती है। तो बेटा, क्या आसान है तब्दील करना कानून को? बेटा, हमें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कानून को चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 का मतलब यह है कि अगर आपकी 300 मेंबर्स की पार्लियामेंट है तो इस 300 मेंबर्स की पार्लियामेंट में से 200 बंदे आपकी जो बिल है कानून चेंज करने का उसके हक में वोट लें। 200 बंदे बिल को सपोर्ट करें तो, और सिर्फ उस वक्त आप कानून को तब्दील कर सकते हैं। 2/3, ठीक है बेटा। काफी मुश्किल होती है ये मेजोरिटी हासिल करना। हुआ ये था कि 97 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को इतनी मेजोरिटी अपनी पार्टी की हासिल थी कि वो कानून को चेंज कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। He began a vast program to boost exports and industry. उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया एक्सपोर्ट्स को और इंडस्ट्री को ठीक करने का, इंडस्ट्री ठीक करने का और बरामदात बढ़ाने का, चीजें जो हम बाहर भेजते हैं उनको बढ़ाने का, कीमतों को कम करने का और लोगों को जॉब्स देने का। आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, मैं म्यूट नहीं हूँ। अगर सबको नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है, वरना अगर आपको नहीं आ रही तो बेटा मुमकिन है कि कोई प्रॉब्लम है आपके एंड पे। जी बेटा, He began a vast program. उसने मतलब ये इस्लाहात शुरू की, जॉबें देने का, लोगों को कीमतें कम करने का, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, इंडस्ट्री को मजबूत करने का। The National Assembly also passed a law which curtailed the president's power to dismiss parliament. तो बेटा इस दफा उसके पास मेजोरिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने कानून को तब्दील कर दिया और प्रेसिडेंट के पास जो ताकत थी असेंबलियां तोड़ने की, और जो हमारे प्रेसिडेंट्स बार बार यूज करते आ रहे थे, पहले गुलाम साहब खान ने यूज किया, फिर लगारी साहब ने यूज किया, और प्रेसिडेंट जो है उसकी ये ताकत को खत्म कर दिया। और इफेक्टिवली इसके बाद 1997 ये जो नवाज शरीफ का दौर गुजरा है हुकूमत का, उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन बन के रह गई। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सही नहीं आ रही बेटा? ओके, सही आ रही है।
और मैं फोन को इधर उधर करके देखना। पाकिस्तान ने अपने तरक्याती प्रोग्राम के लिए IMF से ढेर सारे कर्जे लिए, वर्ल्ड बैंक से ढेर सारे कर्जे लिए अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। प्रेसिडेंट लगारी अनएक्सपेक्टेडली रिजाइन इन दिसंबर 1997। तो बेटा लगारी साहब जो थे इन्होंने 1997 में इस्तीफा दे दिया एंड वाज रिप्लेस्ड बाय नवाज शरीफ फ्रेंड मोहम्मद रफीक तारड़। बहुत बुजुर्ग इंसान थे, बूढ़े इंसान थे, और इन्होंने सदर के तौर पे ओहदा संभाला। हु रीइंफोर्स द प्राइम मिनिस्टर्स पावर, जिन्होंने, क्योंकि ये अब उनकी अपनी पार्टी का सदर आ गया था, इसलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ताकत में मजीद इजाफा किया। तो बेटा इनकी हुकूमत कैसे खत्म हुई वो हम कल देखेंगे। ये वाली मीटिंग में क्लोज कर रहा हूँ। आपका आज का काम इसी मीटिंग से रिलेटेड आएगा, मतलब 1993 से लेके